नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति में जहां एक तरफ यह ध्यान रखा गया है कि अगले आने वाले साल में 9 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर चुनाव है, तो उस चुनाव के समय में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए राजनीतिक गठजोड़ देख करके, घटा जमा देख करके ये सब नियुक्तियां की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में उपराज्यपाल ऐसे नियुक्त किए गए हैं जो हमने देखा है कि वो संवेदनशील राज्य हैं। चाहे बात करें अरुणाचल प्रदेश की और बात करें लद्दाख की, ये दोनों राज्य ऐसे हैं। उसमें लद्दाख यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, वहां भी चीन की दखलंदाजी है, चीन का बॉर्डर लगता है और आए दिन हमने देखा कि चीन वहां घुसपैठ की कोशिश में लगा रहता है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश भी इसी तरह का राज्य है जहां चीन की सीमा लगती है और पिछले दिनों हमने देखा कि वहां सेना की झड़प भी हुई। इसके अलावा एक नियुक्ति ऐसी हुई जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर भी एक देश के अंदर चर्चा छिड़ी हुई है। क्या मोदी सरकार यह मैसेज देना चाहती है कि जो देश के हित के फैसले करेगा, यानी जो देश की हित की भावनाओं के कद्र करेगा, इसके लिए एक तरह से सरकार के पास ये पूरी योजना है कि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं एस अब्दुल नजीर। ये इनको बनाया गया है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल। और जो रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, आपको याद होगा ये वो जस्टिस हैं जो अयोध्या के फैसले में जजों की खंडपीठ में शामिल थे और इनका फैसला अयोध्या के पक्ष में आया था। एक कार्यक्रम के अंदर बोलते हुए ये जो जस्टिस हैं रिटायर्ड जस्टिस एस नजीर, इन्होंने बोला था कि यदि मैं अपनी कौम के भावनाओं को ध्यान रखते हुए उनके हित में फैसला देता तो मैं अपनी कौम का हीरो होता, लेकिन मैंने वो फैसला दिया जो सच था। और यह सच्चाई है। कोई भी जज हो, कोई भी व्यक्ति सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसमें कोई कौम नाराज हो जाए कि भाई मुस्लिम होने के कारण आपको उस खंडपीठ में शामिल किया गया था, तो आपको तो यह कहना ही था कि मैं इससे सहमत नहीं करता हूं। हालांकि आपने देखा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो जज हैं उनके अंदर से वो साफ दिखता है कि विचारधारा क्या है। तो इन्होंने बोला था, लेकिन मोदी सरकार ने अब इनको पुरस्कृत किया, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इनको आप देखिए 4 जनवरी को ये जस्टिस रिटायर होते हैं और अब जो है 12 तारीख को इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि पाइपलाइन में पहले से कुछ चीजें चल रही थी और मोदी सरकार के ध्यान में यह चीज थी कि यदि कोई व्यक्ति देश के हित को ध्यान में ज्यादा रखता है, लोगों की भावना क्या होंगी, कम्युनिटी क्या कहेगी, प्रेशर क्या क्या हो सकते हैं, ये सब सरकार के ध्यान में था और इसलिए इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर मोदी सरकार ने एक तरह से मैसेज दिया है जुडिशरी के जुड़े हुए लोगों को कि यदि आप किसी के दबाव में नहीं आते हैं और तथ्यों के आधार पर, देश हित के मुद्दे में खास तौर पर आप अपने विवेक के आधार पर फैसले देते हैं, अंतर आत्मा की आवाज पर फैसले देते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, तो यह सरकार आपके साथ खड़ी है। इसी तरह आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में जैसा मैंने जिक्र किया चीन की सीमा लगती है। ये चीन की सीमा में रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, इनकी नियुक्ति की गई है। और जो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं, आप देखिए कि ये जो है इसलिए नियुक्त किए गए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की जो एक्टिविटी है, हमने देखा है कि वहां भारत की सेना के साथ झड़प भी हुई। ऐसे में यह जरूरी था कि मुख्यमंत्री यदि वहां ऐसा करे, हालांकि है नहीं, लेकिन हो सकता है कई बार राजनीतिक दल, कोई लोग किसी बहकावे में या किसी दबाव में या किसी स्वार्थ में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करें, तो राज्यपाल की ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति या फोर्स कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही है। और ऐसे में
सेना का रिटायर इस तरह का लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का व्यक्ति बिठाकर मोदी सरकार ने एक तरह से कहें तो अरुणाचल प्रदेश का जो ये नियुक्ति की है, इसके साथ साथ चीन को भी एक मैसेज दे दिया है और सेना का उत्साह भी इससे बढ़ा है, क्योंकि सेना के अधिकारियों को, सेना में जो काम करते हैं उनको जब सम्मान मिलेगा, जैसे कि अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने जो हमारे द्वीप हैं उनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया, तो एक सीधा मैसेज है कि जो भी देश हित में काम कर रहे हैं, जो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ ये सरकार खड़ी है, उनके मान सम्मान के लिए। तो सेना को ये जो सम्मान है ये पहली बार मिला है और इसी कड़ी में ये राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति ये मोदी सरकार की एक सोच को दर्शाता है, एक विचार को दर्शाता है। यूं तो 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं या उपराज्यपाल बदले गए हैं, अब उनमें चुनावी समीकरण भी देखा गया है, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया आपको अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का, तो लद्दाख तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी होने के कारण से वहां उपराज्यपाल पोस्ट होती है, वहां भी सेना से रिटायर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी की नियुक्ति की गई है। और जो ये ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं रिटायर, इनकी भी खूबी है, इसलिए इनको लद्दाख में भेजा गया है क्योंकि वहां चीन का जमावड़ा है। चीन ने अपने 50,000 सैनिक को बॉर्डर पर बिठा रखा है, माहौल लगातार उसने बिगाड़ने की कोशिश की है और ऐसे में एक सेना का वैसा अधिकारी अगर रिटायर पहुंचता है जिसको सेना में रहकर ऑपरेशन करने का एक पुराना अनुभव है, तो उसके बाद वो वहां बैठकर सेना को सहयोग भी कर सकते हैं और सेना की जो चीजें आएंगी, इनके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी उस पर तत्काल एक्शन भी ले सकते हैं। उसकी गृह मंत्रालय से तार जुड़े होने के कारण से एक बीच में पूल का काम कर सकते हैं। और आपको बता दें जो ये रिटायर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं, ये अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोनों जगह ये रह चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश आप जानते ही हैं वहां भी चीन का बॉर्डर लगता है, इसलिए इनकी नियुक्ति वहां की गई थी। अब इनको यहां भेजा गया है और इनके पास जो अनुभव है 1964 की लड़ाई का है और सियालकोट की लड़ाई का इनके पास अनुभव है। एनएसजी में ये कमांडर रहे हैं और इन्होंने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था कि जब हाईजैक किया हुआ एरोप्लेन इन्होंने छुड़वाया था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है। और इसी तरह आपको मैं बताऊं कि शिव प्रताप शुक्ला को, जो कि गोरखपुर से बीजेपी के नेता हैं, योगी जी से कभी इनकी बनती नहीं थी, इनकी नियुक्ति की है। इसी तरह आपको बता दें असम के राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया को भेजना। गुलाब चंद कटारिया आपको पता ही है कि वो राजस्थान के एक बड़े नेता हैं और पुराने नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अंदरूनी मामला वहां चल रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया से, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए कि भाई आपको हम जो है एक बड़ी पोस्ट दे देते हैं और आप वहां जाइए, ये राज्य के जो झगड़े हैं इसको खत्म करिए, तो ये एक नियुक्ति वहां की गई है। इसी तरह आपको बता दें महाराष्ट्र में मोदी सरकार ने यह ध्यान रखा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वहां 48 लोकसभा की सीटें हैं और उन सीटों पर अधिक से अधिक सीटें कैसे जीतकर आए, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के भले ही 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पक्ष में कितनी पब्लिक जाएगी, अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है और इसलिए अभी से कहा नहीं जा सकता कि एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ आना कितना असरदार रहेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे ऑप्शन मजबूत करके रखना चाहती है और इसीलिए आपको बता दें रमेश बैस ये जो है इनकी नियुक्ति झारखंड से हटाकर वहां करना, झारखंड में जिस तरह से रमेश बैस ने काम किया हम सब ने देखा कि वहां हेमंत सोरेन को जिस तरह से नाक में नकेल डाल के इन्होंने रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई आक्रमणों के बाद भी जो वाक युद्ध जो चला था उसके बावजूद भी ये विचलित नहीं हुए। सवाल उठ रहा था वहां, जिसकी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी झारखंड के सीएम के द्वारा। हेमंत सोरेन को लगने लगा कि भाई अब तो ये मामले में फंस गए हैं और अब तो जो है उनको ये सदस्यता उनकी चली जाएगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी की तैयारी कर ली थी कि सीएम पद उनको सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया क्योंकि शायद केंद्र की तरफ से ये इशारा नहीं था कि यदि ऐसा करते कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती तो उनको दोबारा चुनाव में जाना पड़ता और चुनाव में जाते तो उसकी वहां इस पार्टी को पूरी सहानुभूति लोगों की मिलती
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक आंदोलन चलाने में भी कामयाब हो जाते। इन सारे मामलों को देखते हुए उस मामले को जैसा टैकल किया गया उसी का पुरस्कार मिला है कि अब इनको महाराष्ट्र में राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो 13 प्रदेशों में आपको बता दूं कि लद्दाख, महाराष्ट्र, सिक्किम, झारखंड, हिमाचल, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार, ये जो है राज्यों के राज्यपाल और राज्यपालों की नियुक्ति की गई। ये आगे आने वाले 1 साल के लिए और 2024 का चुनाव लोकसभा का मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इन सभी राज्यपाल और उपराज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होनी है। और वहीं जैसा मैंने कहा कि सेना के 2 रिटायर अफसरों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस की नियुक्ति, ये इन 13 में ये 3 नाम ऐसे हैं जिसको लेकर अच्छी खासी चर्चा है और एक पॉजिटिव देश के अंदर ये मैसेज गया है कि जो देश हित के मुद्दे पे देश के लिए काम करने को तैयार है, सरकार उसके साथ खड़ी है और उसके मान सम्मान की पूरी रक्षा की जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मोदी सरकार के मंत्रालय में भी ये देखा कि जिस तरह से IAS लॉबी होती है उसी में आप देखिए कि जो मोदी सरकार का पार्ट 1 था यानी 14 से 19 का कार्यकाल, उस समय S जयशंकर जी का जो काम है उसको देखते हुए ये तय हुआ। नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा राजनीतिक दलों के लोग ऐसे होते हैं कि भाई समझने में दिक्कत होती है, लेकिन जिस तरह से उनके काम रहे उसको देखते हुए उनको विदेश मंत्री बनाया गया। और आज मोदी जी के उस फैसले को कि जो विदेश मंत्री उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को बनाया था, आज पूरा भारत ही नहीं दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है कि भाई वाह क्या चुनाव था। तो मोदी जी जब कोई निर्णय लेते हैं, उनकी कैबिनेट कोई निर्णय करती है तो संयुक्त रूप से जब बैठकर विचार करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो अमृत स्वरूप ही निकलता है। तो अमृत काल में इस तरह का नियुक्ति विचार ये मोदी जी की तरफ से जो गया है, इसका बहुत पॉजिटिव एक मैसेज पूरे देश के अंदर गया है। जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों को जहां एक बात समझ में आई है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे देश हित के लिए, व्यक्तिगत आप सरकार का साथ दें मत दें ये आपका मामला होता है और यहां साथ देने का मामला भी नहीं है, आप सच के साथ खड़े होइए। तो मोदी जी ने कई बार ये मैसेज दिया भी है, ब्यूरोक्रेट्स को भी दिया है कि आप किसी का पक्ष लिए बिना डरे, बिना झुके आजादी के साथ काम करिए। यही न्यायपालिका को करना चाहिए कि कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, न्यूट्रल होकर के अपने फैसले दे। कई बार दिखता है ऐसा कि कहीं लेफ्ट या कभी राइट, लेकिन जुडिशरी का काम है मध्य में खड़े होकर तथ्यों के आधार पर सच का साथ खड़े होकर निर्भीकता से अपने निर्णय को लेना। इसमें मुश्किलें होती हैं, राजनीतिक दखलंदाजी होती है, लेकिन मोदी सरकार ये एक इशारा करना चाहती है, ये एक मैसेज देना चाहती है कि हम चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे न्यायपालिका, उसमें दखल अंदाजी करने के कतई मूड में नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि देश की तरक्की में लोग आगे आएं और देश हित में काम करें। आपकी क्या राय है इस फैसले पर, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट करें। वंदे मातरम।